वेलकम बैक। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं दानियाल अजीज़, साबिक रुकन कौमी असम्बली, और हाल ही में उन्होंने नारोवाल से भी इलेक्शन लड़ा है मुस्लिम लीग नून अपनी जमात के उम्मीदवार के ख़िलाफ़। दानियाल अजीज़, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। आपने बतौर आज़ाद उम्मीदवार ये जो इलेक्शन लड़ा है, तो इस पर भी आपको अपनी पार्टी से गिला है या किसी और से? ये जो आप पे एक बज़ाहिर धांधली का जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एक्चुअली हुआ क्या? जी, ये हुआ जी कि पहले दिन से ही जो पुलिस हमारा पीछा कर रही थी और जहाँ पर भी हम जाते थे हमारी कुर्सियां उठा ली जाती थी और जो वहाँ लोग बैठे होते थे उनको भगा दिया जाता था। साउंड वो अपने कब्जे में ले लेते थे और सख्त नताइज का जो है ना सबको वार्निंग देते थे। जो जहाँ पर सारे नोटेबल्स हैं उनको थानों में बुला के वार्न किया गया कि अगर आप अपना दानियाल अजीज के लिए सपोर्ट खत्म नहीं करेंगे तो हम आपके साथ बड़ी सख्ती बरतेंगे। यहाँ पर जो पेट्रोल पंप थे मेरे सपोर्टरों के वो सील कर दिए गए। जो अस्पताल थे उनको नोटिस आ गए, प्राइवेट प्राइवेट अस्पताल जो थे, जो स्कूल थे, जो शादी घर थे, इस तरह आके पूरा इकोनॉमिक कैंपेन चलाई है इन्होंने। और इसके अलावा जो लोगों के घरों में रात को दीवारें फैलान के दरवाजे तोड़ने और उनको उनकी महंगा जो फ्रिज या टीवी वगैरह पड़ा होता था वो तोड़ देते थे, बुरा भला कहते थे, जो मिल जाता था उसको गिरफ्तार करके ले आते थे। आज भी आखिरी जो खेप थी वो उनको रिलीज किया गया पुलिस से आज दोपहर को। तो इस सारा कुछ चल ही रहा था, तो फिर एक स्टेज आई जब ये जाली मुकदमे बनाने शुरू हो गए और ये कि जी फायरिंग हुई है और ये हुआ है, तो उसमें हमें गिरफ्तार करने की तो ये कोशिश की। वो इलेक्शन फिर हमने इलेक्शन जाके वाले प्री दिन अरेस्ट बेल करवा इलेक्शन ली। वाले दिन क्या हुआ दानियाल साहब? इलेक्शन वाले दिन उन्होंने फाइनली जब कुछ नहीं चला तो इन्होंने देखा कि मुझे फिर भी जहाँ 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 बूथ्स रह गए थे, अव्वल तो मेरे सारे पोलिंग एजेंटों को थानों ने फोन करके कहा दिया था कि अगर आप पोलिंग स्टेशन पे जाएंगे हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। तो पूरा इंतशार और मतलब एक दहशतगर्दी की फिजा बनाई हुई थी इन्होंने यहाँ पर, जो अदारे सपोजिटली मुहाफिज होने चाहिए थे। और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि अभी भी नहीं चल रहा तो फाइनली उन्होंने फिर मुझे गिरफ्तार कर लिया। जी। और जब मुझे ले गए तो फिर मेरी वाइफ और मेरा बेटा जहाँ पर रिकॉर्ड की कंसोलिडेशन हो रही थी वहां चले गए, वहां से फिर उनको गिरफ्तार कर लिया। 21 साल का मेरा बच्चा है वो मिकाल, वो पढ़ता है कॉलेज में, उसको भी गिरफ्तार कर लिया और ले गए वहां से। और फिर उन्होंने अपनी मर्जी की वहां से एक 4 नंबर कमरा था जहां पर अगर वो प्रिजाइडिंग मिसें और जो मर्द हजरात थे अगर वो साइन नहीं करते थे खाली फॉर्म 45 पे तो उनको कहते थे कमरे नंबर 4 में चले। वो टॉर्चर सेल बनाया हुआ था, वहां इन पे तशद्दद करते थे, मतलब बुरा भला कौन लोग कहते थे? थे। ये कौन लोग ये सब कुछ कर रहे थे? ये जो इंतजामिया है जी, और किसने करना था। और उसके बाद वो कई जो है वहां से रोते हुए निकले। फाइनली आखिरी दिन पे मेरा रिटर्निंग अफसर बदल दिया। उसके आने के बाद 147 पोलिंग अफसर, प्रिजाइडिंग अफसर जो है वो तब्दील कर दिए गए। इनसे पहले हलफ लेते थे कि आप फॉर्म 45 देंगे ही नहीं, या फिर आप जो हम कहेंगे आप करेंगे, आपने सपोर्ट करनी है फलाने कैंडिडेट की। तो इस तरह से पूरे हल्के में इन्होंने एक जो है ना दहशतगर्दी की फिजा बनाई रखी है पूरे इलेक्शन में। और अच्छा। फाइनली जब दानि ठीक, वो नहीं दानियाल काम साहब, आया ये तो फिर उन्होंने ताहिर अली जावेद फिर उन्होंने साहब रजाटी जो डाल कि दिया। यानी आज़ाद आप ये देखें, उम्मीदवार। यानी देखिए एक मिनट जी, अगर जी। यानी आप ये देखें कि रात को जो है ना 3 बजे तक मुझे 10-15 हज़ार की लीड पे रखा हुआ था और दूसरे नंबर पे पीटीआई वाला था, तीसरा वाला तो नजर ही नहीं आ रहा था किसी भी चैनल पे, इंक्लूडिंग आपके चैनल पे। और सुबह जो है वो तीसरे नंबर वाला जो पहले नंबर पे था और मैं तीसरे नंबर पे था। तो ये ताहिर अली जावेद साहब जो हैं 75,000 वोट जिनके फॉर्म 47 के मुताबिक उन्होंने लिए हैं, तो ये बुनियादी तौर पे असल जीत किसकी है? आप क्या कहते हैं, ये ताहिर अली जावेद साहब की थी या अनवारुल्लाह चौधरी या आपकी? तीनों में से आपके ख्याल में नंबर 1 पे कौन था और किसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, आपके साथ या ताहिर अली जावेद के साथ? नाइंसाफी तो मेरे साथ हुई है जी। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनका रिकॉर्ड आप देख लें, जो मुकदमात हुए हैं जिनके ऊपर पर्चे काटे गए हैं वो आप देख लें। जो हमारे पास अभी जो वीडियोस है सारी, जो प्रिजाइडिंग है उनको क्या कहा जा रहा था, सारा कुछ तो मेरे खिलाफ हो रहा था। और यहाँ तक कि मुझे तीसरे नंबर पे लाने के लिए जो अभी दूसरे नंबर वाला का बाजार उन्होंने किया हुआ है, इनके भी वोट बढ़ाए गए थे ताकि मैं तीसरे नंबर पे आऊं और आप मेरे से सवाल पूछ सकें कि जी आप तीसरे नंबर पे थे, आपका तो कोई चांस नहीं था। यानी बिल्कुल टारगेट किया गया है। और उसकी वजह सिंपल है कि मेरे में तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं वो वाहिद शख्स हूँ पाकिस्तान की सियासी बरादरी में जिसने एक नेशनल रिफॉर्म खुद अपने हाथों से डिजाइन करके इम्प्लीमेंट किया हुआ है। और उसमें इकोनॉमिक फैक्टर बहुत ज्यादा था। तो अभी जो पाकिस्तान के हालात पतले हुए हुए हैं, इतने नाजुक और बरीक हालात में से हम गुजर रहे हैं, लोगों को अंदाजा नहीं है
कि मुआशी जो हालात हैं वो क्या है पाकिस्तान के। तो जो ये सियासी जमातें हमारी, ये तो बेचारे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट से अपना काम चलाते हैं। किसी के ठीक। पास कोई आज अच्छा चीमा है, दानियाल किसी के साहब, पास कोई अनवारुल हक पान चौधरी टोकरी है। साहब, अनवारुल हक चौधरी साहब जो हैं वो भी एक माशाल्लाह से पुराने सियासतदान हैं। तो उनको 99,000 वोट अगर पड़ रहे हैं तो उसमें अचंभे की कोई बात जो आप समझते हैं? आप ये देख लें कि मैं उनके नीचे NA-75 में दो प्रोविंशियल हल्के हैं। एक में एहसन इकबाल साहब खड़े थे PP-54 में, और एक में इन्होंने टिकट दी थी PP-55 में एक अकमल सरदाला नामी बंदे को। तो एहसन इकबाल साहब लेते हैं 32,000 वोट और अकमल सरदाला लेता है 22,000 वोट, ये बन गए 54,000। तो MNA का कैंडिडेट माशाल्लाह लाख वोट ले रहा है। पूरे पाकिस्तान में टर्नआउट जो है वो तकरीबन 42-43% है। यहाँ पर माशाल्लाह 51% है। कितने? सॉरी। 51%। अच्छा 51। तो ये अच्छा। बड़ा आसान तरीका होता है कि आप पर्चियां डाल दें, उसमें सिर्फ ये होता है कि टर्नआउट बढ़ जाता है। तो फिर अभी आपने क्या कानूनी रास्ता अपनाया है? मेरे तो जी जो एप्लीकेशंस हमने दी थी वो तो इन्होंने मुस्तरद कर दी है, जो फॉर्म 47 से शाया होने से पहले की थी रिकाउंटिंग की। रिकाउंटिंग हर एक का राइट हो, तो वो तो उन्होंने मुस्तरद कर दी, क्योंकि उन्होंने कहा जी आप पर्सनली हाजिर नहीं हुए। तो मैं तो जेल में था, मैं कैसे हाजिर होता। और मतलब मजाक ही बनाया उन्होंने। मुझे तब तक नहीं छोड़ा जब तक फॉर्म 47 इशू नहीं हुआ। आप ये तो देखें। फॉर्म 45 और आपके पास सारे मौजूद हैं आपके पोलिंग स्टेशनों के? जी मेरे 415 पोलिंग स्टेशन थे, तो वो हम इकट्ठे कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे प्रिसाइडिंग ऐसे थे जिनको आखिरी रात इन्होंने बदला है, तो उन्होंने साफ जवाब दे दिया कि हमारे थैले में सिरे से है ही नहीं, हम आपको कैसे दें। तो उन्होंने दिए ही नहीं हमें। नहीं, ये 20 उम्मीदवार थे आपके मुकाबले में, 19 उम्मीदवार थे। इनमें से किसी के पास भी फॉर्म 45 नहीं जो आपसे शेयर कर सकें, या इनमें से किसी एक शख्स ने भी ये कहा हो कि ये जो नतीजा है फॉर्म 45 के मुताबिक नहीं है? सब कह रहे हैं जी, और इन्होंने ये नहीं किया कि सारे नहीं दिए। इन्होंने काफी सारे दिए भी हैं, लेकिन जो बीच में से गैब है उसमें जो केस तो फिर कमजोर हो जाता है ना। ठीक। तो अभी अल्टीमेटली आप क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि अब तो नोटिफिकेशन भी जारी हो गए हैं, और क्या आप ट्राइब्यूनल के सामने अब जाएंगे, क्या होगा? इन्होंने ये सारा कुछ किया है जी ताकि मेरी जो इकोनॉमिक प्रिसीजन है और इकोनॉमिक रिसर्च, जो इकोनॉमिक प्लान है जो पाकिस्तान को जो दुश्वारी के मसले हैं वो हल कर सकता है, ये मेरे मुंह पे हाथ रखने की कोशिश की गई है। ठीक। तो जब मैंने महंगाई की बात की, जब मैं बेरोजगारी की बात करता हूँ, तो तब इनको बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि इनकी रेडियां तो खाली हैं। अभी आप देख लें इनके मंशूर क्या निकले हैं। यानी ये पाकिस्तान की मईशत जिस नैज पे पहुंच गई है, लैपटॉप ने ठीक करनी है। मतलब एक अजीब ऊट तो पतंग बातें हैं ये। अभी अभी आपकी तो जो इनके जमात है नून लीग, अभी भी तकनीकी एतबार से तो आप उस जमात में ही हैं। तो ये जो इनके ऊपर चैलेंजेस आए हैं, तकरीबन 9 हलके हैं, और ख़ास तौर पे लाहौर में भी हलकों को चैलेंज किया गया है आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ से, और ख़ास तौर पे जो नवाज शरीफ साहब का हलका है उसके ऊपर भी जो सवाल उठ रहे हैं, तो आप इस पे क्या कहेंगे? मैं पहला सवाल आपका मुकम्मल करना चाहता हूँ। उसमें मैं ये अर्ज कर रहा था आपसे कि जो पाकिस्तान में ये बात बेची गई थी कि सियासी इस्तेकाम आएगा तो मुआशी इस्तेकाम आ जाएगा। माशाल्लाह सियासी इस्तेकाम तो आपने देख लिया है। और अगर ये आ भी गया होता, एक सिंगल मेजोरिटी पार्टी जीत भी गई होती, तो प्लान किधर है? मुआशी इस्तेकाम तो प्लान के जरिए आना है। ये जादू की छड़ी तो नहीं है कि अगर आपके पार्लियामेंट में नंबर ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली आपके पास मुआशी प्लान आ जाएगा। तो इस काउंट पे ये तीनों जमातों की रेडियां जो है वो खाली है, बिल्कुल उनके पास कोई नहीं है। आपके देख लें, PTI ने तो मांगे के 2 फाइनेंस मिनिस्टर लिए हुए थे, पीपल्स पार्टी के पास तो है ही नहीं है। और हमारे पास जो है, जो ये नून लीग में था, जो है आप ये कह लें, उनकी तो माशाल्लाह जो IMF के साथ नेगोशिएशंस चली हैं वो सारी दुनिया ने देखी हैं, वो मुकम्मल हो ही नहीं सकी। और फाइनली स्टैंड बाय अरेंजमेंट दिया वो भी पाकिस्तान को बचाने के लिए डिफॉल्ट से। तो आपको तो क्या मेरा लग ख्याल रहा है है किसकी हुकूमत बन रही है वैसे आपके ख्याल में? जिसकी भी हुकूमत बने कोई फर्क नहीं पड़ता जी। इनके पास वो, मैं आपको बता रहा हूँ, इनके पास ठोस इकदाम ही नहीं है। इनको पता ही नहीं है, इन डोल सुर जा रहे हैं, इनको सिरा मिल ही नहीं रहा कि इकोनॉमी को कैसे ठीक करना है। ये वैसे इकोनॉमिस्ट है ही आपके नहीं। ख्याल में सबसे बड़ी सियासी जमात नून लीग है या PTI है तीनों जो जमातों जीती के है? पास कोई इकोनॉमी, तीनों नहीं, जमातों के पास नताइज कोई के हवाले इकोनॉमिस्ट नहीं से मैं है। पूछ रहा हूँ कि आपके नज़दीक सबसे बड़ी सियासी जमात जिसने ज़्यादा वोट लिए वो कौन सी है? मैं ये अर्ज कर रहा हूँ आपको कि आप सारी जो नशिस्तें हैं वो एक ही जमात को दे दें बेशक, तो फिर मुआशी प्लान बन जाना है। ये महज बातें, ऐसे नहीं काम चलना।
पाकिस्तान को असूली एक तौर पे किसको हुकूमत बनाना चाहिए? ये जो भी अभी आप देखें, हमें तो धकेल दिया वापस इन्होंने छांगा मांगा की सियासत में। अभी मंडी लगनी है तो जिसका रेट ज्यादा होगा वो हुकूमत बना लेगा, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं। नहीं, हक किसका बनता है सर आपके ख्याल में, किसको हुकूमत बनाने का हक है? मेरे तो जाहिर बात है, आइन में लिखा हुआ है, इसमें तो बहस वाली बात नहीं है। जिसके पास भी मेजोरिटी है उसको इनवाइट करता है प्रेसिडेंट कि आप हुकूमत बना लें। लेकिन गुजारिश ये है कि उसके पीछे खोखलापन है ना, इलेक्शन तो हुआ ही नहीं है। ये तो एक वो मुकम्मल तौर पे गदर मचा है। किसने उसमें ये क्या फर्क पड़ता है तो किसने ये सब कुछ किया आपके ख्याल में? ये नवाज शरीफ का कसूर ये है या कोई और भी है? बिल्कुल ये इंतजामिया मिली हुई थी सारी, एक ही मतलब एक ही पेज पे थे सारे। सारे से मुराद इस्टेब्लिशमेंट भी उसमें शामिल है? जो भी इंतजामिया चला रहे हैं आपके सामने है। तो आप क्या कहेंगे कि अब क्या करना क्या चाहिए आपकी पार्टी को ऐसी सूरत हाल में? मेरी पार्टी तो जी अब यही नहीं है। मैं तो अब जाहिर बात है, जब मैंने ये शोकाज नोटिस इशू हुआ है तो मैंने उसका जवाब दिया है। तो वो शायद कड़वा लगा हो, लेकिन मैं सच बोलता हूँ। क्या किसी को क्या कड़वा जवाब लगे क्या या ना दिया लगे, आपने शोकाज में? मुझे उन्होंने ये लिख के भेजा था कि आपका बयान हकायक पे मबनी नहीं है। तो मैं तो इंतजार करता हूँ सारी जिंदगी, कब मुझे कोई ये बात कहे तो सही। एहसन तो इकबाल मैंने साहब फिर के उनको हवाले से? मैंने फिर 5-7 सफ़े का उनको जवाब लिख के भेजा, जिसमें मैंने तमाम हुकूमती दस्तावेजात पोस्ट चले। किए और तमाम एविडेंस साथ लगाया। तो फिर उसके बाद नहीं वो बोले। एनीवे दैट डजंट मैटर। पॉइंट तो ये है जी कि आप पाकिस्तान का करना क्या है, वो मुझे बताए ना कि वापडा कैसे ठीक करना है, जो बिजली के बिल है, ये जो 500 अरब की चोरी है, इसके लिए क्या हल है इनके पास। ठीक। और ये जो पाकिस्तान की मईशत जो है, जो पटरियों से उतरी हुई है और बज़ाहिर जो है हम फिर से डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, इसका क्या करना है, ये चीज़ बताए ना। चले, बहुत शुक्रिया दानियाल अजीज़। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।